तो हमारे जो प्रेसिडेंट है या कोई है, हम तो इस पे भी तैयार नहीं होते कि उसका ताल्लुक किसी और रिलीजन से हो, बेशक वो पाकिस्तानी, हम उसको भी बनाने पे तैयार नहीं। ये कहा जा रहा है कि मिस्टर ऋषि सुनाक जो है वो इंग्लैंड के 57 प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है। ऐसा नजर आ रहा है कि वही बनेंगे। मोदी जी का एक हर साल का एक ऑलमोस्ट फिक्स शेड्यूल है। दिवाली वो सिपाहियों के साथ मनाते हैं, चाहे इस बॉर्डर पे। आज वो ऊपर की साइड थे और उन्होंने जो दिवाली मनाई, और उनका जो हमेशा दिवाली में एक भाषण देते हैं, और भाषण में काफी कुछ मैसेजेस होती है जो जिसकी तरह मीडिया का भी नजर आती है, हम जैसे लोग भी देखते हैं, सब देखते हैं कि आज क्या बोला है या आज नया क्या बोला है। फौजियों के साथ दिवाली मनाना मान लीजिए उनकी दिनचर्या ही है, मतलब ये उनका मतलब इट इज ऑलमोस्ट डन डील। तो हमें तो ये भी पसंद नहीं कि ये बंदा कैसे वजीर आजम बन गया, हमारी क्या बात कर रहे हैं आप। हमारे तो तस्बात के हम जंगल से ही नहीं निकल सकते। एक तो ये कि आप उनको भारतीय नजात कह लें, इंडियन ओरिजिन कह लें, या फिर आप उनको एशियाई नजात कह लें, तो एक ऐसे पहली मर्तबा मेरा ख्याल है कि ये होगा ब्राउन मैन वहां पर हुकूमत करेगा। ये जमहूरियत की जीत है या ये टैलेंट और मेरिट की जीत है? क्योंकि काफी मुश्किलात के बाद वो इस पे आए हैं कि जब बोरिस जॉनसन भी ड्रॉप आउट हो गए, वरना अगर बोरिस जॉनसन ड्रॉप आउट ना होते तो ऋषि तो नहीं आ सकते थे। हालांकि ये नजर आ रहा है कि मेरिट पे वही है। देखें, टैलेंट और मेरिट जो है वो जमहूरियत के बगैर ना काम करता है, ना उसकी कोई अहमियत है। मेरे एक थोड़ा सा अगर इसमें से मुझे आपने जैसे ये बात की कि ये जो है ये जमहूरियत की फतह है, उन लोगों की है ये कि वहां पे वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि वो आने दे। इसमें हमने ये देखा कि आखिरी वक्त तक ऋषि सुनाक को नहीं आने दिया जा रहा था, और उसमें ये बात की जा रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट वहां का गोरा और डेमोक्रेसी एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और इसमें जो है वो आम लोग जो हैं किसी भी तरीके से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आखिरी फतह उनकी होती है अगर वो पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक रूल्स के मुताबिक जो है वो चलें। आप ये देखें कि ये जो अमेरिका इसमें लंदन में या इंग्लैंड में जो है वो इस तरह की जो नस्ल है, ब्राउन नस्ल, इंडियन हो गए या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, इस तरह के लोगों को बड़ा डेरोगेटोरी तरीके से डील किया जाता रहा है हिस्टोरिकली। उसके बहुत सारे स्टैट्स हैं, जेलों में कितने लोग बंद हैं, लेबर क्लास में कितने हैं, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ ये डेमोक्रेसी की बरकत है कि वो एक इस शक्ल का आदमी जो है वो इसके पहले भी इसके मुजाहरे होते रहे। मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर वाला जो वेपन सिस्टम, जो आज इसकी डिपेंडेंस आपकी किसी तीसरी कंट्री में नहीं रह सकती, चाहे आपके पास कितने पैसे हो। जब आपका वेपन कंट्री में बने, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, आपके यहाँ पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे, आपकी आर्मी स्ट्रांग हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करीब करीब 400 चीजें ऐसे आरजू जी जो हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं। मतलब पहले हम इंपोर्ट करते थे, 400 चीजें हमने डाल दी जो इंपोर्ट अब नहीं कर सकते। यही लिस्ट हम 1200 चीजों पे लेंगे। आज के डेट में 70 कंट्रियों को हम डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें डिफेंस का सबसे बड़ा इंपोर्टर कहते थे। 70 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते थे। आज करीब अफ्रीका के जब डिफेंस एक्सपो हुआ था, हर अफ्रीकन कंट्री हमारे साथ बैठी है। अफ्रीकन को भी सामान चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? रिलायबल चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए। देखिए वो $300 मिलियन के जहाज गोरों से तो खरीद नहीं सकते। उनकी दवाई भी यहीं से जाती है, उनका राशन भी यहीं से जाता है, उनके कपड़े भी यहीं से जाते हैं, उनकी जरूरियात जिंदगी सारी यहाँ से जाती है। और इसमें एक और चीज हमने की, इस मुंह से हमने पूरे अफ्रीका से चाइना को खदेड़ रहे हैं। चाइना ने क्या किया? वहां जाके डेट ट्रैपिंग की, लो पैसे लो, कर्जा लो, वो ये मतलब अब क्या जिंदगी निकल के कहता, अभी तो सूद भी नहीं चुका, असल तो बाकी है। जो हम देखते थे बॉलीवुड की पिक्चर में, वही वाला सिस्टम उन्होंने बनाया। अब वो अफ्रीकन हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे पार्टनरशिप हो रही है। अभी आरजू जी मैं आपको बताऊं, आने वाले 6-7 सालों में हमारा टारगेट है $7 बिलियन का एक्सपोर्ट करना। और बाई 2040 2040 से 50 की बच का अगर मैं विंडो ले लूँ, 40 से 50 ले लूँ, तो वी आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट $100 बिलियन ऑफ इक्विपमेंट। जियो पॉलिटिक्स में अगर आपको अपना वर्चस्व बनाना है, जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी उतना ही आप डिफेंस सेल्फ सफिशिएंट नहीं, डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनना है। क्योंकि जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट में किसको हथियार देना नहीं देना ये बहुत डिटरमाइन करता है। अभी आपने देखा होगा आर्मीनिया को हमने पिनाका मिसाइल दिया। लास्ट टाइम क्या हुआ? लास्ट टाइम टर्की ने उन्हें अपने ड्रोन दिए। टर्की के ड्रोन भारी पड़ गए लड़ाई में, डिसाइडिंग फैक्टर आए। और टर्की बोला खलीफा उड़ रहे थे आसमान में कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या, किस लश्कर किसका चीज का नाम ले रहे थे। मुझे तो ज्यादा इन लश्करों के बारे में पता नहीं है। ये लश्कर तोयबा की बात नहीं कर रहा, और कोई लश्कर होती है, अबाबील या कोई लश्कर होती है, उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। तो अब क्या हुआ कि आपकी वजह से पिनाका का मिसाइल दिया तो खलीफा की नींद उड़ गई। उन्हें पता कि पिनाका के सामने टर्किश ड्रोन टिकेंगे नहीं। तो ठीक, बिल्कुल
और उन्होंने क्यों बोला, वो कश्मीर के रट लगा रहे, भाई कश्मीर में तेरा लेना एक न देना दो, जबरदस्ती कश्मीर के पंगे ले रहे थे। हमने ड्रोन दे दिया, हमने अपना पिनाका सिस्टम दे दिया आर्मीनिया को। आर्मीनिया तो काफी टाइम से मांग रहा था, और 20,000 करोड़ की डील भी है, 20,000 करोड़ की डील भी है। तो अब देखिए आरजू जी, अगर हमें बनना है सुपर पावर, जो वो यार सुपर पावर इन मेकिंग, तो हमें ये चीजें करनी पड़ेगी, खुल के करनी पड़ेगी, और हमें अपने डिफेंस को बनाना पड़ेगा। उसके अलावा मोदी जी ने कहा, बोला देखो भैया, बाकी आप जो देश के बारे, आप यहाँ बैठे सुनते हो कि देश में आज ये हो गया, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, अब मैंने आपसे भी बात की, LCH की बात करें, हम 5G की बात करें, हम ये ICBM जो हमने सबमरीन में डाला इसकी बात करें, और ये करीब 6 कंट्रियों के पास, और जो अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की सलाहियत रखती केवल 4 कंट्री है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें, आज बिगेस्ट इकोनॉमी, मिलिट्री में नंबर 3 आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नंबर 3 आते हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना हमारे पास है, वो आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप कोई भी 10-20 बड़े पैरामीटर देखें, हम टॉप 5 में हर जगह आ रहे हैं, 5-6। और सबसे अच्छी बात, जो यूएस में आजकल अप्रूवल सर्वेज हो रहे हैं रेटिंग के, प्रेसिडेंट जो बाइडेन से ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिपोर्ट आ रही है, रेटिंग आ रही है। कहाँ? इंडियन सर्वे में नहीं आ रही जी, ये सर्वे अमेरिकन कंपनी कर रही है, अमेरिकन लोगों में कर रही है, और जो बाइडेन साहब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी को चेक करी, मोदी जी स्टैंड्स ओवर जो बाइडेन एंड अमेरिकन सर्विस। बाकी आप क्वाड, I2U2 सबकी बात करें, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां हम लोग हर फोरम में, कोई ऐसा प्रधानमंत्री हर फोरम में। तो ये चीज हमें अपनी सामर्थ्य जो होता है, शक्ति, अभी पावर पहचानने की जरूरत। अगर आपको ये समझ आएगा भाई मैं इनसे लड़के जीत नहीं सकता, जंगे तो होंगी नहीं ना, पर तब भी जंग हो सकती है। कोई सरफिरा कभी भी पैदा हो सकता है, कहना नहीं मैं तो भैया मैं तो गाजी बनूंगा, गजनी बनूंगा, और मुझे तो अब्दाली मेरे सपने में आया था, मोहम्मद बिन गोरी आया था, कासिम आया था, तुगलक आया था, मैं हमला करूंगा, बाद में देखा जाएगा। अब आपको आरजू जी ये भी एक रिकॉर्ड की बात बताऊं मैं, मतलब थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ। देखिए जब सोमनाथ का शिवलिंग था, जब मोहम्मद गजनी उसे तोड़ने आया तो कहता भाई तुझे तो पैसे चाहिए, ये ले 1 करोड़ सोने की मुद्राएं और चला जा, तुझे पैसे चाहिए ले जा, तू लाद के पैसे लेके। पता क्या बोला, हिस्ट्री है ये, मैं अपना कोई इसमें कह नहीं रहा। उसने बोला खुदा के दिन, क़यामत के दिन जब खुदा मुझसे बोलेगा तू बुद्ध परोश है, बुद्ध परोश है या बुद्ध शिकन, मैं बुद्ध शिकन कर रहा हूँ। बुद्ध शिकन बुद्ध को तोड़ने वाला, बुद्ध परोश यानी जो बुद्ध के एवज पैसे लेगा, कह रहा मुझे करोड़ मुद्राएं नहीं चाहिए, मैं इसको तोड़ूंगा। उसने chose not to take 1 करोड़ सोने की मुद्राएं और शिवलिंग को उसने तोड़ा। अगर वो लुटेरा था, पैसे लेने आया था, तो 1 करोड़ मुद्राएं मिल तो रही थी तुझे, तू लेके निकल ले अपना, तुझे क्या करना। पर ये सब आरजू कहने की बात है। आज उस गजनी की हालत आप देख रहे हो, और आप सोमनाथ की हालत देख रहे हो, कहीं भी आप गूगल कर लो, आपको आज की हालत और परिस्थिति पूरी क्लियर दिख जाएगी। अगर हम अपने इस इतिहास को बुला रहे हैं, अगर हम इस इतिहास को भूल रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा। एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब थे, कह रहे थे चाइना तक रोड मत बनाओ, दैट इज द ओनली वे टू डिफेंड योर बॉर्डर। चाइना तक रोड मत बनाओ, चाइना नहीं आएगा। पर वो चाइना हर साल जगह हर बार जमीन ले रहा था। अब वो टाइम नहीं रहा, और आई एम वेरी हैप्पी ये चीज जारी। और आरजू जी सबसे अच्छी बात क्या है, इसको बिल्कुल वो बिल्कुल डायरेक्ट बता दिया उन्होंने, मतलब वो घुमा फिरा के इधर उधर नहीं बता रहे, डायरेक्ट बता रहे। और एक और बात उन्होंने बताई, बोले अब हम लेडीज को, अपनी बेटियों को इंडेट कर रहे हैं डिफेंस में। बेटियों के आने से डिफेंस की शक्ति बढ़ेगी, डिफेंस में का जो पावर है वो और बढ़ेगा। लेडीज हैव अ डिसाइसिव रोल टू प्ले। बहुत कम कंट्रीज ऐसी है जो लेडीज को कॉम्बैट रोल्स में दे रही है। हमारे फाइटर पायलट्स, हमारी बहनें, हमारे आर्मी में आ रही है, नेवी में आ रही है, सब जगह आ रही है। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कोई किताबी बातें नहीं है, वी रियली मीन इट। अगर आप देखें उनकी कैबिनेट में लेडी मिनिस्टर कितनी, और आपको आप चाइना पॉलिट ब्यूरो में आरजू जी एक भी औरत नहीं है, आपकी बात एक भी लेडी नहीं। वहां अगर आप वो 2300 पुतले जो बैठे थे ना ऐसे, जिनके सामने माइक भी नहीं, जो ताली बजाने का काम करते थे, उस 2300 पुतलों में शायद आपको 23 औरतें गिन के नहीं मिलती। पॉलिट ब्यूरो में आरजू जी पहली बार एक भी लेडी नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है हमारे पड़ोस में, और ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें एक मैसेज है, हर एक चीज को मैसेज है, क्योंकि हमारे दाएं वाले पड़ोसी भी देख रहे हैं, बाएं वाले पड़ोसी भी देख रहे हैं, दोनों तरफ के पड़ोसी देख रहे हैं, और वो भी अपना मैसेजिंग इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं। और जरूरी है, मैसेजिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वी डोंट मीन वॉर, बट व्हेन इट पुश कम्स टू शव, वी आर रेडी टू डिफेंड आवर इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट,